अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ शनीला अमार और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपसे बातें करने को 3-4 टॉपिक्स हैं, तो उनको हम अलग-अलग से एनालाइज़ कर लेंगे और वो सारे आपस में लिंक्ड ही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज जो पहला था अरशद शरीफ का जो कत्ल केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर सो मोटो लिया, तो आज उनकी वालदा वहाँ पर आई और उन्होंने एक ख़त जो था वो चीफ जस्टिस को दिया। उससे पहले फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करवा दी गई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की कत्ल की जो है ना बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उनको कत्ल किया गया। उनकी कमर से नीचे गोली लगी है। फिर कुछ ये भी बातें थी कि अगर उसको उसको गोली मारी गई है, करीब से मारी गई है, गाड़ी के अंदर मारी गई है, या पहले एक थी कि मार कर उनको गाड़ी में बिठाया गया, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि जो सीट थी उसके अंदर तो कोई निशान नहीं था। मुख्तलिफ आ रहे थे। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो थी 500 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल थी। उनकी जो सेकंड वाइफ थी जवेरिया, उनके मुताबिक वो वकार जो थे उनकी वाइफ उनके घर ठहरे हुए थे 23 अक्टूबर को। उन खाने की कोई तस्वीर उनकी वाइफ ने शेयर की, वकार की फर्स्ट वाइफ जो थी अरशद शरीफ की, उनका कहना था कि उनको नहीं पता था वहाँ पे मेज़बान कौन है, लेकिन उनकी वालदा के खत से पता चला है कि उनको पता था कि वहाँ पे मेज़बान कौन है। तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वालों की वो तारीफ की, लेकिन फिर भी कहा कि एक नई कमेटी बनाई जाए और उसमें ऐसे लोग लिए जाएं जिनका किसी से ताल्लुक ना हो। तो अब देखते हैं कि हुकूमत नई कमेटी क्या बनाती है और क्या नाम जो है वो चीफ जस्टिस को दिए जाते हैं। और फैक्ट फाइंडिंग में रिपोर्ट में एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प थी कि फैसल वाडा जिन्होंने पूरी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा मेरे पास बड़े सबूत हैं सब कुछ, उनको 7 सवाल भेजे गए, लेकिन उन्होंने सातों सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और और जो वकार और जो खुरम वकार के घर में वो ठहरे हुए थे, खुरम उनका ड्राइवर था, उन्होंने कोई ना बड़ी हिचकिचाहट का सबूत दिया है और ताउन नहीं किया कमेटी के साथ और उनको सही तरह से पूरी मालूमात नहीं दी है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये 2 बंदे पकड़े जाएँ, सलमान इकबाल पकड़ा जाए, जनरल फैज़ और इमरान खान। आप इनसे इन्वेस्टिगेशन करो तो आपको पूरा सर्कल जो है समझ आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान कह रहे थे कि मैंने उसको कहा कि मुल्क से बाहर जाओ और थ्रेट लेटर जो था वो खैबर पख्तूनख्वा से आया। जबकि आर्मी का कहना था कि हमने कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया, हुकूमत ने कोई थ्रेट अलर्ट नहीं, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को थ्रेट अलर्ट लेटर किसने दिया? तो ये जो चीज़ें हैं ये सामने आनी बड़ी ज़रूरी हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का दायरा अगर बढ़ाया जाए, ये 2 बंदे सलमान इकबाल कहते हैं मैंने हुकूमती कमेटी के सामने नहीं आना, अब देखना है चीफ जस्टिस उनको बुलाते हैं कि नहीं। अच्छा, उनकी जो वालदा है उन्होंने ख़त के स्टार्ट में कहा जी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो मेरे बेटे ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया और आर्मी की हुकूमत मदाखलत सियासत के अंदर और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ वो बातें की। तो उनके बेटों को ये बातें जो थी वो पहले क्यों नहीं याद थी, जबकि कमर जवेद बाजवा साहब खुद मान रहे हैं, आईएसआई वाले मानते रहे हैं कि हम इमरान खान की हुकूमत को फीड करते रहे, हम उसके लिए बिल पास करवाते रहे, हमने उनके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, तो उनके बेटे ने उस वक्त क्यों नहीं पॉलिटिकल स्टैंड लिया। मेरा अरशद शरीफ साहब बड़ा पुराना ताल्लुक इस तरह के 2011 में मैंने डॉन टीवी ज्वाइन किया, तो अरशद शरीफ साहब उस वक्त वहाँ पे ब्यूरो चीफ थे, वो रिपोर्टर के नाम से प्रोग्राम करते थे, तो वो सही एंटी स्टैब्लिशमेंट प्रोग्राम होता था। उस वक्त भी वो हमें कहते होते थे कि जी मैं आईएसआई के साथ मेरे ताल्लुकात ख़राब हैं, आईएसआई जो है मेरा पीछा करती है, मेरी बीवी का पीछा करती है। उनके जो प्रोड्यूसर थे अदील राजा, वो भी ये बात करते होते थे। और फिर अचानक ही इनको आर्मी वाले अपने ऑपरेशंस पे लेके गए, फिर इनका चैनल चेंज हुआ, तो इनकी सारी जो लाइन थी वो तब्दील हो गई। मुझे अरशद शरीफ की जो सहाफ़त थी उसके साथ हमेशा से इख्तलाफ रहा है, क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडे वाली सहाफ़त होती थी कि आप किसी एक चीज़ को लेके और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें। कि मतलब अगर आपके पास दस्तावेज़ात आपको मुहैया कर दी जाती थी, जो अब खुद इमरान रियाज ने तकरीर में माना नहीं, तो हमें आपने बताया, हमें आपने कहा कि वो करप्ट हैं, चोर हैं, हमें आप दस्तावेज़ात देते रहे। तो वो दस्तावेज़ात इधर भी दी गई, लेकिन वो दस्तावेज़ात जब पनामा के ऊपर पूरा साल प्रोग्राम होता रहा, दस्तावेज़ात लहराई गई, लेकिन निकला तो फिर उसमें से कुछ भी नहीं। अभी केस ख़त्म हुआ है एवन फील्ड का, मरियम नवाज़ के जो खिलाफ था। फिर डॉन लीक्स जो थी, फिर डॉन लीक्स सबको समझ आई कि जो स्टार्ट करवाई गई थी, और जो रिजवान अख्तर उसके मास्टरमाइंड थे, तो आते ही जनरल बाजवा ने उसको चेंज किया था। तो जो डॉन लीक्स था उसके ऊपर पूरा 1 साल अरशद शरीफ ने प्रोग्राम किया था, और अरशद शरीफ ने उसमें सिरर अलमीडा और दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरों में डाली। फिर फ़खर दुरानी के ख़िलाफ़ अरशद शरीफ ने प्रोग्राम किए, उनको गद्दार साबित करने की कोशिश की। फिर अबसार आलम साहब को जब गोली लगी तो अरशद शरीफ ने उनके खिलाफ इतना ट्विटर के ऊपर मजाक बनाया। तो उनकी जो वालदा थी उनका कहना था कि जी 15 साल से उनका आर्मी के साथ ताल्लुक़ था बड़ा अच्छा,
تو انہوں نے اس سٹینڈ کے اوپر جو تھا ان کا خراب ہو گیا، تو پھر وہ ان کو خطرہ جنرل کا قمر جاوید باجوہ پہ وہ کرتے تھے، بریگیڈیئر شفیق کے ساتھ ان کا بڑا اچھے تعلق تھے، لیکن پھر انہوں نے بریگیڈیئر شفیق کو گنجا شیطان کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، آئی ایس پی آر کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے تھے ارشد شریف، تو آئی ایس پی آر نے وہ پھر رسیدیں جاری کروائی تھیں جب ارشد شریف ان کے لیے ڈاکومنٹریاں بنا کے، گانے بنا کے وہ جو پیسے وہاں سے کمائے تھے۔ یہ ٹویٹر کے اوپر ساری چیزیں اس وقت آئی تھی، لوگوں نے شیئر کی تھیں، اور ہم نے خود دیکھا تھا جنرل غفور کے ساتھ ان کی بہت زیادہ تصویریں ہوتی تھیں، اور بڑا ان کو یہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے تھے، دوست کہا جاتا تھا۔ بریگیڈیئر شفیق کا تو لکھا بھی ہوا ہے کہ جی بڑے ان سے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ۔ تو میجر جنرل فیصل نصیر ہو گئے، ڈی جی آئی ایس آئی ہو گئے، اور کوئی کرنل نعمان ہے، کرنل رضوان ہیں، بریگیڈیئر شفیق ہے، مطلب یہ جو لوگ ہیں ان کو نامزد ان کی والدہ نے کہا کہ جی ایف آئی آر میں نامزد کر کے وقار اور خرم ایکسیکٹرا ان کو شامل کیا جائے۔ میرا تو کہتے تھوڑا لسٹ بڑھائی جائے، جنرل فیض حمید کو بھی شامل کیا جائے، سلمان اقبال کو بھی کیا جائے، عمران خان کو بھی کیا جائے۔ دیکھیں، مجھے ان کی صحافت سے اختلاف تھا، بہت سے لوگوں کو ہوگا، لیکن ہمیں ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بندے کو صحافت کرنے کا حق ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق، اور اگر وہ تنقید کر رہا ہے کسی کے اوپر تو اس کو زندہ رہنے کا پورا حق ہے، جو جتنا تنقید نہ کرنے والے کو ہے۔ آپ جو تنقید کریں آپ اس کو کاؤنٹر ضرور کریں، لیکن آپ کسی کی زندگی نہیں لے سکتے ہیں۔ اور تنقید کرنے والوں کو بھی ایک ذرا طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب آپ الٹے سیدھے نام دیں گے، جب آپ اور آپ ان کے ساتھ بیسٹ بڈی ہوں گے، اور پھر آپ ایک دم سے الٹے سیدھے نام دیں گے، چیزیں کریں گے، تو دوسری سائڈ سے ریزنمنٹ ضرور آتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں۔ ارشد شریف کا قتل جو ہوا ہے اس کے جو ملزمان ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ چیف جسٹس سے ہم نوٹس لیا ہے، تو میری چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواست ہے کہ اس کو منطقی انجام پہ پہنچائیں۔ جو بندہ بھی ملوث ہے، دائرہ کار کو بڑھائیں، ان کی والدہ نے جن کو نامزد کیا ان کو کریں، اور لوگوں کو بھی نامزد کرنا چاہیے جو مشکوک ہیں، جنہوں نے تھریٹ لیٹ جاری کیا، جنہوں نے ان کو ملک سے جانے کے لیے کہا، وقار کن کا بندہ تھا، وقار کس کے ساتھ رابطوں میں تھا، یہ سارا کھوج لگانا چاہیے، اور جو بھی ملوث ہے ان ارشد شریف کے قتل میں وہ پکڑا جانا چاہیے، اور اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کی صحافت سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی والدہ نے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتی، کہ کوئی وہ پرنسپل سٹینڈ نہیں تھا بالکل بھی۔ وہ ان کی صحافت کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ بہت زیادہ ان کی دوستیاں ہو چکی ہوئی تھیں عمران کیمپ کے ساتھ۔ دوسرا ان کو شاید یہ بھی ہو رہا تھا کہ ہم استعمال ہو چکے ہوئے ہیں، جیسے وہ عمران ریاض نے جب تقریر میں کہہ دیتا تم نے کہا ہمیں یہ کرپٹ ہے، یہ وہ ساری بات ہے۔ اور عمران ریاض بھی کل جو تھے وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کی ہے انہوں نے، تو ان کا ویزا کینسل کر کے ان کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا ہے۔ اور یہ خبر دی معینہ صلاحی نے۔ معینہ صلاحی جو تھی ان کی کب سے جو تھی نا وہ تکرار چل رہی تھی ان کے ساتھ، عمران ریاض کے ساتھ، اور یاد ہوگا کہ پہلے بھی جو تھا کوئی گھڑی کا انہوں نے ان کو تانا مارا تھا، عمران ریاض نے اس کو معینہ صلاحی کو کہا تھا کہ جی یہ اتنے 7 کروڑ کی جو گھڑی ہے وہ کیسی ہے، اور اب پھر رات معینہ صلاحی نے کہا کہ کوئی پاکستان سے بھاگ رہا تھا، اس کا ویزا کینسل، اس کو روک دیا گیا، تو وہ آ کے عمران ریاض نے کہا کہ نام لو نا، اور جس نے تمہیں بتایا مجھے اس کا بھی پتا، تو معینہ صلاحی نے کہا میرا مطلب آپ تو نہیں تھے، اس کو کہتے اڑتا تیر لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے تمہیں جو خبریں دے رہا ہے، کچھ دن پہلے میرا بھی ویزا کینسل کیا گیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران ریاض پاکستان سے جانا کیوں چاہ رہے ہیں، ان کو کیا خطرہ ہے؟ نا ابھی تک کوئی گرفتاری ہوئی ہے، نہ اب ان کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ کس چیز کی خطرے ہیں؟ یہ سب تانے بانے جا کے ایک قتل سے ملیں گے، اسی وجہ سے یہ سارے لوگ ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کوئی کردار اس میں ملوث ہے۔ میں اس لیے تو کہتی ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو بھی ملوث ہے، جو بھی اس قتل میں ملوث ہے، اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ کسی کا آپ ناحق خون نہیں کر سکتے ہیں۔ ارشد شریف نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہوا تھا، نہ کوئی چوری کی ہوئی تھی، نہ کوئی ڈکیتیاں کی ہوئی تھیں۔ ان کا جو صحافت کا سٹائل تھا اس سے میں ابھی بھی اختلاف کرتی ہوں۔ انہوں نے جو صحافت اپنی اس وقت بعد میں شروع کر دی اس سے بھی سب کو اختلاف تھا، لیکن آپ اختلاف ضرور کریں، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ عمران ریاض کا اور اس کی معینہ صلاحی کی بحث چل رہی ہے، کیونکہ عمران ریاض بھی شاید ان لوگوں میں سے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں جو جلد سے جلد تحلیل کریں عمران خان، اور ان کو اس کو شک ہے کہ معینہ صلاحی یا پرویز الہی جج ڈچ نہ کروا جائیں۔ عمران خان صاحب کی جو
असम्बलियाँ तहलील करने का है, वो आप अभी जो है ना वो टाइम वो कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं मुशावरत हो रही है, कभी कह रहे हैं हम 21 दिसंबर को कर दें, कभी कहते हैं कि नहीं अभी बात हो रही है। आज भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जी उन्होंने अलग-अलग बहुत से लोगों के साथ मुलाकात की है, अरकान के साथ, तो सब उनके उससे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन जो जल्दी हो जाने चाहिए और रमज़ान से पहले हो जाने चाहिए। अब रमज़ान से पहले इलेक्शन अगर होते हैं तो वो इन्हीं 2 असेंबलियों में होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर। अगर ये असेंबलियाँ तोड़ते हैं, उन्होंने कहा कि इमरान चंद दिनों में असेंबलियाँ जो हैं वो तोड़ देंगे। तो अब देखना है कि वो चंद दिन कब तक आते हैं। हमने पहले भी कहा था, पहले निगरान हुकूमत भी बननी है, निगरान हुकूमत इनका ना हुआ तो वो इलेक्शन कमीशन बनाएगा और निगरान हुकूमत के आते ही इनका सारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। निगरान हुकूमत गवर्नर के मातहत चलेगा, गवर्नर इनका अपना लगाया हुआ है। तो आहिस्ता जो सारे इख्तियारात हैं, सब कुछ है, वो इनके हाथों से निकलता जाएगा। और फिर अगर वो सिंध ना माने, बलूचिस्तान ना माने, वफाकी हुकूमत ना मानी, तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे। अगर इमरान की फिर दोबारा हुकूमत बन जाते तो क्या, वो तो पहले भी हुकूमत में बैठे हुए थे। तो ये जो है इतना आसान इमरान साहब के लिए नहीं है, बेहतर ये है कि वो इंतज़ार कर लें। और दूसरी बात है कि अभी अगर डॉक्टरों ने उनको बेड रेस्ट आराम का कहा तो कैंपेन कैसे चलाएंगे, उनको कैंपेन बड़ी एग्रेसिव चलानी पड़ेगी, तो फिर ही कुछ काम बन सकता है। और फिर अयाज सादिक साहब ने भी कह दिया कि अगले महीने नवाशी साहब जो है पाकिस्तान आ रहे हैं। इरफान कादिर साहब ने भी कह दिया कि फैसलवाड़ा केस के बाद नवाशी की नाअहली तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, ताहियात नाअहली ख़त्म हो जाएगी। और देखें ना, फैसलवाड़ा जो थे उसकी ताहियात नाअहली थी, लेकिन अदालत ने कहा कि आप मान लें आपने जुर्म किया, हम आपको सिर्फ इस टर्म के लिए वो कर देते। तो नवाशी तो वो टर्म भी गुजार चुके होंगे और आगे 5 साल भी। तो नवाशी साहब की नाअहली ताहियात जो है वो भी ख़त्म होने के चांसेस है। और अगर अगले महीने आते हैं, वो टिकटें खुद देंगे और फिर वो बैठ के कैंपेन भी खुद चलाएंगे। उनका अपना एक बयानिया होगा और जो उनके साथ बीता है वो अवाम के उसको लेके अवाम के सामने जाएंगे, तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन पे। और देखना ये है कि आने वाले दिन इमरान साहब के लिए बड़े तंग होते जा रहे हैं। एक तो उनका फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी हमने केस बताया था कि शुरू हो रहा है, इलेक्शन कमीशन में शुरू हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आज द न्यूज़ में कासिम बासी की एक स्टोरी आई है, जो आर्ट ऑफ टाइम जो जिनका था, जिस दुकान का नाम था और जहाँ पे इमरान ने वो सऊदी शहजादे वाली घड़ी 2019 जनवरी 2019 में बेची थी 5 करोड़ की, वो घड़ी जिसकी वैल्यू असेस कराई तोशाखाना में 10 करोड़, उसी दिन उसको 5 करोड़ में बेचा और 2 करोड़ जो थे तोशाखाना में जमा करवाए और बेचने की रसीद भी जो थी वो तोशाखाना में रखी हुई है। ये समझ नहीं आई कि क्यों। उसके बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो निकाली गई है उस दुकान की, तो वो 2018 से 2022 के दरमियान है और उसने उसके असासे 2018 में जो थे वो 2.8 मिलियन और 2022 में बढ़ के उसके जो थे वो 10 मिलियन के करीब कहीं हो गए थे। और उस की ज़्यादा से ज़्यादा जो दुकान की जो इनकम है वो 10.2 मिलियन, यानी कि कोई 1 करोड़ और 1 करोड़ कोई 20 लाख बनती है, ठीक है। और उसकी बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा जो असासे थे वो 45 लाख के थे और उसमें से भी उसने 10 लाख एक दफ़ा निकलवाए हैं। तो 2018 से 2022 के दरमियान जिसके बैंक में असासे इतने, उसने 5 करोड़ की घड़ी कहाँ से खरीदी, कैश कहाँ से निकाला उसने 5 करोड़ का और घड़ी इमरान खान से ली। और वो दुकान की हालत भी देख के बताते कि वो इतना ही बिजनेस कर सकती है। तो ये भी बड़े जो है ना वो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वो दुकानदार भी इस साल के शुरू में अपनी दुकान बेच के भाग गया हुआ है। और फवाद चौधरी, शहबाज गिल से उन्होंने राब्ता किया, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो मसले हैं ये बड़े गंभीर हैं। और जब सेशन कोर्ट में जो नीचे सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन कोर्ट में जब ये चलेगा मामला, तो वहाँ पे फिर इमरान साहब को साबित करना पड़ेगा और उस दुकानदार को भी बुलाना पड़ेगा और उसको भी कोई ना कोई सोर्स दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से उसने 5 करोड़ लिए और वो उससे उसने ये घड़ी जो थी वो ली थी। तो इमरान साहब ने भी फिर साबित करना है कि जी वो 5 करोड़ कहाँ गए, क्योंकि उनकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी बहुत से तजादात हैं। और तोशाखाना में तो बहुत से मामला जो हैं वो फंसे हुए हैं और बहुत कुछ रोज़ उसमें खुल के सामने आ रहा होता है। तो ये घड़ी वाला भी एक वाक़या अब सामने आ गया। कुछ दुकानदार के पास तो पैसे ही नहीं थे, 45 लाख का साथ 10 लाख रुपए उसने निकलवाए थे। 5 करोड़ कैश कहाँ से वो लेके आया, कहीं ना कहीं से तो उसने निकलवाया, कहाँ से लिया और फिर भाग क्यों गया मुल्क से दुकान बेच के। तो जो और उमर फारूक का तो अभी तक ये कहना है कि 2019 में उसने फराग गोगी से ये घड़ी जो थी वो ख़रीदी थी 28 करोड़ रुपए की।
تو میرا خیال ہے کہ توشہ کیس کو ضرور منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی کمینی حرکتیں عمران خان صاحب نے کی ہوئی ہیں تو پھر ایسے بندے کو اس ملک کا وزیر اعظم نہیں، اس ملک کا چپڑاسی بھی نہیں لگنا چاہیے۔ تو توشہ کیس چل چکا ہوا ہے، عدالت میں پہنچ چکا ہوا ہے، انویسٹیگیشن ہوگی اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ تو آج آپ ذرا مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ توشہ کیس میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان کی نااہلی ہوگی یا ابھی تک سسٹم کے لاڈلے ہیں؟ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔